नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। Why do 99% of the aspirants fail in the mains examination? From the 15,000 aspirants, क्यों सिर्फ 1000 एस्पिरेंट क्लियर करते हैं और यूपीएससी के गोल्डन लिस्ट में आते हैं? क्यों फ्रॉम द 15 लाख एस्पिरेंट्स जो प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं या जो यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, क्यों उनमें से 14,99,000 फेल हो जाते हैं? क्यों यूपीएससी का सिर्फ पासिंग रेशियो इज 0.90%, मतलब 99% फेल होते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में? व्हाई इज दैट? एंड व्हाई वो 0 जो परसेंटेज होते हैं, क्यों वो एस्पिरेंट्स क्लियर करते हैं? क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स नहीं करते। क्योंकि नॉर्मल एस्पिरेंट्स फाउंडेशन के बाद उन्हें लगता है कि वो क्लियर कर लेते हैं, बट वो तभी भी वो चीजें नहीं कर पाते हैं जो ये टॉपर्स करते हैं। तो आज के इन सेशन में साथियों, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द यूपीएससी's डिमांड फ्रॉम एन एस्पिरेंट, और जब आप ये डिमांड समझ जाओगे, ट्रस्ट मी, आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे लाइक अ पीस ऑफ केक। और यही चीजें आज हम इन सेशंस के अंदर जानेंगे कि इस पूरे यूपीएससी के सफर में जब हम बात करें तो यूपीएससी का डिमांड क्या है उसे हमने समझा है फ्रॉम द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू, और वही चीजें मैं आपको भी समझाना चाहता हूं। दैट इज व्हाई ये एक इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया जहां पर हम यूपीएससी के माइंडसेट को समझें और हमारे प्रिपरेशन को और ज्यादा आसान और सरल बनाएं। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि 99% ऑफ द पीपल दे फेल द मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि वो यूपीएससी के डिमांड को समझ ही नहीं पाते हैं। और यहां पर हम उन डिमांड को समझेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द पीवाईक्यूज, जो पिछले 11 सालों के पीवाईक्यूज है, उसके अंदर से हम एग्जामिनर के डिमांड को समझेंगे। तो अगर हमें यूपीएससी का मेंस को सक्सीड करना है, जो कि अभी आने ही वाला है, 2025 का मेंस आने वाला है सितंबर के अंदर, एंड अभी जब भी जस्ट प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तो इनमें जो बच्चे क्लियर करेंगे वो जनरली यूपीएससी के डिमांड को समझ चुके होंगे। और वो डिमांड के अंदर क्या है कि सबसे पहले वो यूपीएससी का माइंडसेट समझ चुके होंगे कि जो यूपीएससी है ना, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, वो ये टॉपर समझ चुके होंगे कि यूपीएससी जो है आपसे सिर्फ नॉर्मल चीजें नहीं जानना चाहता, यूपीएससी जानना चाहता है कि आपके अंदर वो आईएएस मटेरियल है कि नहीं है। तो दैट विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूपीएससी। इसके अलावा हम यहां पर हमारे सेशंस के अंदर वी शैल आल्सो बी फोकसिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। यूपीएससी ये भी चाहता है कि आप सिर्फ पुस्तकी कीड़ा ना हो, आपके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो, आईएएस मटेरियल हो, आप जिसके अंदर आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसके अंदर एप्लीकेशन कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन फाइंडर बन सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या चीज आपको यूपीएससी मेंस क्लियर करवाने में मदद करेगी? एक हो जाएगा जो टॉपर्स यूज करते हैं, दैट इज सभी लोग पीवाईक्यू, सभी लोगों ने पीवाईक्यू किया हुआ है। एंड यूपीएससी के अंदर जितने भी लोग हैं, आप सबसे पूछोगे, सबने बोला है पीवाईक्यू किया है। बट वो पीवाईक्यू करने के बाद भी क्यों वो यूपीएससी का माइंडसेट नहीं समझ पाता है? क्योंकि वो टॉपर्स जैसा पीवाईक्यू नहीं करते हैं। टॉपर्स जिस नजरिए से पीवाईक्यू करते हैं उस नजरिए से एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो कभी माइंडसेट समझ ही नहीं पाते हैं और बस नाम के लिए पीवाईक्यूज होता है। तो यहाँ पर पीवाईक्यूज को समझना है तो एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव और उसके लेंथ से समझना है, तब उसको एक स्ट्रैटेजी से करना होगा, एंड तब जाके हम यूपीएससी के डिमांड को समझ पाएंगे। एंड यहाँ पर अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो यूपीएससी के आपके हिडन जो डिमांड्स है ना, उसको समझना पड़ेगा, जो कि अगेन पीवाईक्यू से ही आता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ आपने जो चीजें पढ़ी हैं बस उसको लिखना नहीं है वहां पे, बट उसको एनालिसिस करके एक ओरिजिनलिटी के नजरिए से लिखना है। बहुत सारे लोग जो हैं, जो उन्होंने पढ़ा है बस वही वहां पे टीप देते हैं, लेकिन टीपना नहीं होता है यार साथियों। यहाँ पर क्या है कि आपको वो जो है ना ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, यूपीएससी कहीं ना कहीं उसे खोजता है। क्योंकि आप जब आईएएस बनोगे तो आईएएस बनने के बाद आप किसी का किया हुआ चीज आप नहीं करोगे। जनरली वहां पे क्या सपोर्ट किया जाता है, क्या प्रमोट करते हैं वो? ओरिजिनलिटी, कि आप कितने ओरिजिनल हो, आपके पास क्या क्रिएटिविटी है, आप कैसे उस चीज को सॉल्व कर सकते हो, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हो। तो ये चीजों के ऊपर यूपीएससी जनरली फोकस करता है। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आपको यूपीएससी का मेंस क्लियर करना है तो यू विल हैव टू डू द इंटरलिंकेजेस ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि यूपीएससी वो कहता है कि भाई मैं GS1, GS2, GS3, GS4 जो जनरल स्टडीज के पेपर्स होते हैं, जो कि 1000 मार्क्स के होते हैं, इन जीएस के पेपर्स के अंदर ऐसा नहीं है कि तुम्हें अलग अलग आइसोलेटेड अप्रोच फॉलो करना है, बट इंटरलिंकेजेस करना है। और जब जो टॉपर्स है वो ये चीज करते हैं, इंटरलिंकेजेस वो जीएस पेपर्स के अंदर करते हैं, GS1 की चीजें GS2 में। और ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि अभी जो है यूपीएससी कहां पर वो किस हिसाब से वो इंटरलिंकेजेस मांग रहा है। जैसे आप यहां पर देखो कि
यूपीएससी के पीवाईक्यूज को जब मैंने किया तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज के बेसिस पे आपके लिए यहाँ पर मैंने वही चीज रखा है कि जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है जीएस2 का पॉलिटी में, जिसके अंदर वो बात कर सकते हैं सोशल जस्टिस के बारे में या सोशल वेलफेयर के बारे में, या सरकार का कोई कानून है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर प्रोविजन है, बिल है, उसके लिए अंदर वो पूछ सकते हैं कि भाई इसमें सोशल जस्टिस का क्या एस्पेक्ट होगा, जो कि जीएस1 का पार्ट होता है। ठीक है, मतलब सोशल वेलफेयर का क्या होगा, जो कि जीएस1 का पार्ट होता है ना। उसके अंदर वो पूछ लेंगे, जैसे आप जीएस2 के अंदर गवर्नेंस के अंदर देखेंगे दैट देयर इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस जीएस2 का पार्ट है, लेकिन उससे वो पूछ लेंगे कि कैसे उससे फेमिनाइजेशन के चीजों के अंदर बदलाव आ सकता है, तो जीएस1 से कोरिलेट कर दिया। उसी हिसाब से the a question on GS2 polity might have a social justice question, that is GS1, and इसका एक इकोनॉमिक इंप्लीकेशन होगा जो कि इकोनॉमी GS3 का पार्ट होता है, और यहाँ पर GS3 के अंदर ही डिजास्टर जो टॉपिक है वो GS3 का है, लेकिन उसे GS4 में पूछा जा सकता है कि भाई ये डिजास्टर हुआ है तो उसके एथिकल इंप्लीकेशंस क्या है, या उसको आप एथिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब यहाँ पर GS1 2 3 4 को अलग अलग पेपर्स में, मतलब सिलेबस जीएस2 का जीएस1 में पूछ के वो जनरली आपसे सोशल कंटेक्स्ट के अंदर सवाल पूछ सकते हैं, और यही होता है इंटरलिंकेजेस जिसकी मैंने यहाँ पर अभी जस्ट आपसे बात करी। और इसका एविडेंस क्या है, 2024 के जीएस2 के पेपर में राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछा गया, और उसको यहाँ पर डिजिटल जो कंटेम्प्ररी चैलेंजेस है ना डिजिटल एस्पेक्ट में, उससे इसको कनेक्ट कर लिया, और डिजिटल एस्पेक्ट जो है वो किसका पॉइंट है, इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पॉइंट, दैट इज जीएस3 का। सो जीएस2 में जीएस3 के कॉन्टेक्स्ट में चीजों के अंदर सवाल, मतलब जनरली इट कैन बी आस्क्ड। जब हम जीएस3 की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो है वो जीएस3 का टॉपिक होता है, दैट इज एमएसपी वगैरह ये सब, लेकिन उसके अंदर वो जीएस1 के चीजों को कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। दिस इज हाउ जनरली द यूपीएससी इज फंक्शनिंग, और यही ट्रेंड रहा है। और अगर आप ये चीज समझ लोगे जितना जल्दी उतना जल्दी आपके लिए बेहतर है। मतलब क्या होगा, इसको हमें करना भी कैसे है कि डेली लाइफ के अंदर जब आप कोई चीज देखते हो तो उस चीज को देख के आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो चीज है ये यूपीएससी के कौन से पेपर में फिट बैठता है, और अगर वो उस पेपर में फिट बैठता है तो क्या उसे दूसरे पेपर के अंदर भी पूछा जा सकता है क्या, तो अगर उसे पूछा जा सकता है तो उसको कौन से डायमेंशन से पूछा जा सकता है। तो ये हमें पहले ही प्रिपरेशन के टाइम पे ही हमें करना पड़ेगा, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीजें होंगी। इसके अलावा जब आप देखें कि यूपीएससी जो है, टॉपर्स जो है वो क्या करते हैं, यूपीएससी टॉपर्स टॉपर्स जो है यूपीएससी का डिमांड समझ चुके हैं, तो टॉपर्स क्या करते हैं, उन दे हैव डेवलप्ड एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज यूपीएससी जब पूछता है तो उन चीजों में जो पुस्तकी कीड़े में, मतलब जो भी हमने पुस्तक से लिया उसको सीधा सीधा वहां टेपना नहीं होता है, उसका एनालिसिस करके हमें वहां पे अपना व्यू पॉइंट दर्शाना होता है। You cannot directly just write an answer with who, what, why, where, when. इससे आंसर नहीं लिखे जाते हैं, इससे आपको मीडियोकर मार्क्स से मिलेंगे और आप बस मेंस लिख के आओगे, आप क्लियर नहीं करोगे। लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स के पास एक पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, और वो पर्सपेक्टिव कैसे डिटरमाइन होता है कि जब यूपीएससी जो टेल वर्ड्स होते हैं ना, दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस, इवैल्यूएट, ये सब जो टेल वर्ड्स होते हैं, इसके अंदर यूपीएससी आपसे जानना चाहता है कि भाई आपके पर्सपेक्टिव क्या है, तो आपको बस प्रोज एंड कॉन्स लिख के नहीं आना होता है वहां पे, आपको अपने पर्सपेक्टिव देने होते हैं। जब एग्जामिन की बात कर रहे हैं तो एग्जामिन के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज हो रहा है तो इस तरीके से सही है या इस तरीके से वो गलत है, और इसका उदाहरण ये है। तो यूपीएससी सिर्फ लिखने पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, यूपीएससी देखता है कि आपने वो जो लिखा है उसके पीछे का आपका पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आप का खुद का एक पर्सपेक्टिव बिल्डिंग चीजें होती है ना, तो यूपीएससी सोचेगा कि भाई ये अगले के अंदर कैपेसिटी है, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज है, ये कुछ बदलाव कर सकता है, इसके अंदर आईएएस मटेरियल है ये। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मटेरियल यही यूपीएससी खोजता है। तो वो पर्सपेक्टिव अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता है, एनालिसिस करने की क्षमता है, तो आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे एंड यू विल बिकम एन ऑफिसर। इसके अलावा यहाँ पर यूपीएससी आजकल क्या कर रहा है, वो करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट कर रहा है विद द स्टैटिक सिलेबस, और ये आपने सब जगह सुना रहेगा। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब जगह सुना रहेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि आज के समय में जीवन में जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज के समय में जो ट्राइबल्स के साथ इशू हो रहा है, या फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके वजह से रिहेबिलिटेशन इश्यूज हो रहे हैं,
सो यूपीएससी वो करंट को लेके GS3 के अंदर सवाल पूछ लेगा, या अगर वुमेन या अडोलसेंट्स के अंदर कुछ इश्यूज हो रहा है तो यूपीएससी उसको लेके सवाल पूछ लेगा। या मान लीजिए आज के टाइम में मदरहुड के अंदर मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उसके अंदर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया। यंग गर्ल्स सुसाइड कर रहे हैं तो उसके लिए यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया। तो क्या किया गया, करंट सिचुएशन में जो चीजें हम आज के टाइम में झेल रहे हैं उन चीजों के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया। जैसे ले लो इजराइल एंड ईरान का अभी चल रहा है टेंशन, मिसाइलें दागे जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसके ऊपर अब क्या आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो रीजनल टेंशन है, क्या यूनाइटेड नेशंस जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उन रीजनल टेंशंस को रोकने में असफल रहा? क्या उनका पूरा अस्तित्व अब खतरे में है क्या? या क्या एक नए पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जरूरत है क्या? तो यूपीएससी माइट आस्क सच अ क्वेश्चन टू यू। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स को यहाँ पे कोरिलेट करके इस तरीके से सवाल जो है जनरली बनाया जाता है। आप जैसे यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गवर्नेंस वर बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स थीम्स, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस कोई ऑर्गेनाइजेशन को लेके उन लोगों ने सवाल पूछे। अगर आप ये क्वेश्चंस को देखेंगे ना 2024 के अंदर, तो उसके अंदर आपको ये चीज पता चलेगी। इसके अलावा यूपीएससी क्या चाहता है, यूपीएससी ऐसा नहीं चाहता कि आप बस वहां पे उत्तर लिख के आओ। when if the UPSC is giving you a question, you need to understand that यूपीएससी का वो दिया गया सवाल, आप एक आईएएस, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो, एक ऑफिसर बनने वाले हो, सो यू विल हैव टू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे आपके सामने अपनी शिकायतें लेके, तो यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड यूपीएससी को वही चाहिए। तो मेंस के अंदर वो वही चीज देखता है कि भाई तू, अगर मैं कोई प्रॉब्लम दे रहा हूं तुम्हें, तो तुम उसे किस इफेक्टिव तरीके से सॉल्व कर रहे हो। तो अगर आपके पास वो इफेक्टिवनेस है ना, तो आप टॉपर जैसा सोच रहे हो, देन यू आर अ टॉपर्स पर्सन, ओके, देन यू विल टॉप द एग्जामिनेशन। सो आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, जैसे पॉवर्टी हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, ये आज के टाइम में करंट इश्यूज हैं। माल न्यूट्रिशन की स्कीम होने के बावजूद भी वहां पर माल न्यूट्रिशन है हमारे देश में, तो आप एक आईएएस बनोगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो दैट द यूपीएससी वांट्स, ओरिजिनलिटी चाहिए। मतलब आप इन चीजों को समझो कि यूपीएससी के प्रीवियस 10 सालों के क्वेश्चंस के अंदर यूपीएससी ने इस तरीके से इवॉल्व किया है, एंड इसके ऊपर हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे भी, ठीक है, कि ये एवोल्यूशन के अंदर यूपीएससी किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है कि आपके अंदर का वो आईएएस मटेरियल को है ना, वो टटोले, वो निखाले, ठीक है, वो देखे कि भाई सच्ची में आपके अंदर है क्या वो जज्बा, आप बन सकते हो क्या एक आईएएस ऑफिसर, वो बेसिकली वो चाहता है। तो वो उसी हिसाब से क्वेश्चंस को फ्रेम करता है यूपीएससी। सो दिस इज वन थिंग। एंड यहां पर जब हम अगले पेपर के एक और चीज की बात करें, दैट इज एथिकल डायमेंशंस। मतलब जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया कि डिजास्टर हो गया, तो उसको वो एथिकल कंसिडरेशंस में आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो एथिकल जो 250 मार्क का एथिक्स का पेपर होता है, उसको आप सॉल्व कैसे करोगे यार? उसको आप बस नॉर्मली पढ़ने लिखने से सॉल्व नहीं कर सकते हो, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने डेली जीवन के अंदर। कि आप डेली रास्ते से चल रहे हो और अगर वहां पे कुछ इशू है, तो आप सोचो कि भाई उसका एथिकल इशू क्या है, तो वो एक आपका ओरिजिनल आइडिया होगा जिसको आप पेपर में लिखोगे और अपने मार्क्स फेच करोगे। सो इसी हिसाब से जो सिलेबस के अंदर अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि एनवायरमेंट हो गया, उसके ऊपर एथिकल कंसिडरेशंस पूछ लेंगे। थिंकर्स हो गए, उनके उनके कौन से चीजों को आज के टाइम में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। जो हमारे आइडियाज हैं, इंडिया के जो आइडियाज हैं, उसके अंदर कौन से एथिकल कंसिडरेशंस आएंगे। तो द यूपीएससी इट वांट्स कि जो भी GS1 GS2 GS3 के अंदर सिलेबस है ना, उसके ऊपर वो कोई भी टॉपिक के ऊपर GS4 के अंदर सवाल पूछ सकता है और बोल सकता है उसको एथिक्स के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करो। तो यहां पर वंस अगेन क्या हो गया, इंटरलिंकेजेस ऑफ क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, सो दैट इज वन अनदर एस्पेक्ट जो मैं यहां पर आपके लिए बताना चाहता हूं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। तो साथियों, दिस इज गोइंग टू बी वन मेजर थिंग जिसके लिए हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी PYQs, जहां पे मैं आपको एक इलाबोरेट कंटेंट देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हो एंड वहां पर आई विल आल्सो पुट इट अप इन द डिस्क्रिप्शन। तो उसके अंदर आप डेली लेवल पे यूपीएससी के आंसर्स को मेरे साथ एनालिसिस करिए, समझिए यूपीएससी के डिमांड को, और अपने मेंस को क्लियर करने के एक तरफ एक कदम और आगे अपने साथ में बढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी देयर। सो साथियों, इसी के साथ इस सेशन के लिए बस इतना ही। तो यूपीएससी आप क्लियर करेंगे, आपके अंदर वो क्षमता है।
बस थोड़ा सा हमें यूपीएससी को समझना पड़ेगा कि क्या डिमांड्स है यूपीएससी के, एंड अलोंग विद दैट अगर हम लर्न करते रहें, अगर हम कंसिस्टेंट रहें, तो यूपीएससी क्रैक करना बहुत ज्यादा आसान है। इसी के साथ आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों।